दौर दराज की एक गांव में अली नाम का लड़का रहता था। इसके अबू गांव के जमींदार थे। ऐसे लिए अली के पास गांव वालों की निस्बत अच्छी चीजें मौजूद होती थीं। अली के अबू ने उसके सालगिरह पर साइकिल लेकर दी थी, जो हरे रंग की बहुत है खूबसूरत साइकिल थी। सबने अली से पूछा, क्या तुम हमें चलाने दोगे? इसने साफ इनकार कर दिया। पीछे खड़े जमींदार के मुलाजिम ने जब ये बातें सुने तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसने जाकर सारी बात जमींदार साहब को बताएं। जमींदार साहब बहुत अच्छी इंसान थी। उन्होंने अली से साइकिल ले और ताला लगाकर चाबी अपने पास रखा ले। अली को जब पता चला कि साइकिल किस वजह से ले गई है तो वो शर्मिंदा हो गया और गांव के बच्चों से मुआफी मांगी। बच्चों की सिफारिश पर अली को साइकिल दे दी गई। अब अली साइकिल सिर्फ खुद नहीं चलाता बल्कि गांव के बच्चों को भी चलाने देता है। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत तेज दौड़ता हुआ खरगोश रहता था। इसे अपनी तेजी से दौड़ने की सलाहियत पर बहुत फख्र था। इसी जंगल में एक छोटा कुछवा भी था जो बहुत आहिस्ता चलता था। जब कुछवे ने देखा कि खरगोश अपनी दौड़ने की सलाहियत पर बहुत ज्यादा मगरूर होता जा रहा है तो उसने खरगोश को दौड़ में ललकार दिया। खरगोश ने कुछवे के मुकाबले की दावत को कबूल कर लिया। जब जंगल के दूसरे जानवरों को इसका इल्म हुआ तो वो भी बहुत जोर से हंस पड़े, क्योंकि खरगोश जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला और कुछवा सबसे आहिस्ता चलने वाला जानवर था। यही वजह थी कि ये दौड़ का मुकाबला जंगल की तमाम जानवरों की तवज्जो का मरकज बन गया। इस मुकाबले को जीतने की ये शर्त रखी गई कि जो भी इस जंगल का एक पूरा चुकर लगा लेगा वो जीत जाएगा। लोमड़ी को इस मुकाबले की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने अपने सामने रखे हुए रुकावट पर से छलांग लगाई और दौड़ना शुरू कर दिया। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की सलाहियत की वजह से बहुत आगे निकल गया और कुछवे ने अभी तक चंद कदम का है फासला तय किया था। जब खरगोश आधी रास्ते पर पहुंचा तो उसने अपने पीछे की तरफ देखा, पर कुछवा उसी दूर तक नजर न आया। खरगोश इतना सफर तय करने के बाद काफी थक गया था, इसीलिए खरगोश ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और ये सोचा कि कुछवे का अब इससे आगे निकलना बहुत मुश्किल है। और ये ही सोचती सोचती खरगोश को गहरी नींद आ गई। दूसरी तरफ कुछवा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और वो भी काफी ज्यादा थक चुका था, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो बस चलता रहा। काफी देर गुजरने के बाद जब खरगोश की आंखें कहली तो उसे कुछवा दूर तक नजर न आया। उसने सोचा कि वो शायद उससे आगे निकल चुका है। यही सोचकर खरगोश फिर से अपनी पूरी ताकत से दौड़ा, पर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछवा पहले से जंगल का एक चुकर लगा कर उस मुकाबले को जीत चुका था। नतीजा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. हमें कभी भी अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए। 2. हमें किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। एक दिन एक गधा रास्ते में चला जा रहा था कि इसने एक कपड़े का थैला देखा। इसने जब ये थैला खोलकर देखा तो हैरान रह गया। इसमें शेर की खाल रखी हुई थी। गधा बहुत खुश हुआ और इसने शेर की खाल को ओढ़ लिया। शेर का मुंह भी इसके साथ था। आहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं कैसा लग रहा हूँ, ये देखने के लिए गधे ने करीबी तालाब में जाकर अपना अक्स देखा। अब मैं शेर बन गया हूँ और अब मैं सबको मज़ा चखाऊंगा। जो मेरा मजाक उड़ाते थे मैं उन सब का मजाक उड़ाऊंगा। गधा भारी कदमों से जंगल में दाखिल हुआ। पहला जानवर जिसने शेर यानी गधे को देखा वो था हिरन। हिरन कांपते हुए बोला और खौफजदा होकर दरख्तों की तरफ भाग निकला। कितना मज़ा आया, गधे ने अपनी कामयाबी पर खुश होकर कहा। इतने में देखा कि भी लोमड़ी आ रही है। शेर साहब, आप तो बहुत माजूर और बड़े मर्तबे वाले हैं और अच्छे जानवर हैं, आप मुझे ना खाएं। लोमड़ी गधे के कदमों में आकर गिर गई। इसने जिंदगी की भीख मांगनी शुरू कर दी। गधे ने इसे लात मारकर भगा दिया। जल्द ही पूरे जंगल में हलचल मच गई कि जंगल में शेर आ गया है। बंदर खौफजदा होकर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर दौड़ने लगे। खरगोश अपने बिलों में जाकर छुपने लगे। कितने मज़े की बात है, अब मुझे इन्हें शेर की तरह दहाड़ कर डराना चाहिए, गधे ने अपने आप से कहा और फिर शेर की तरह दहाड़ा। लेकिन शेर की दहाड़ के बजाय अलग ही आवाज़ निकली, ढैंचू ढैंचू। सब जानवर ने ये जब आवाज़ सुनी तो वो बाहर आ गए। इन्हें गधे की असलियत जानने में देर न लगी कि ये असल में गधा ही है जो शेर की खाल में आ गया है।
सांप जानवरों ने आकर गधे की वो दुर्गत बनाई कि मत पूछें। इसका क्या हाल हुआ। इसके बाद गधे ने तौबा कर ली कि अब जंगल के जानवरों को तंग नहीं करेगा। बेवकूफ़ गधा जब तक चुप रहा, इसका भ्रम कायम रहा। जैसे ही वो बोला, फौरन पकड़ा गया। One hot day, a thirsty crow flew all over the fields looking for water. For a long time he could not find any. He felt very weak, almost lost all hope. Suddenly he saw a water jug below the tree. He flew straight down to see if there was any water inside. Yes, he could see some water inside the jug. The crow tried to push his head into the jug. Sadly, he found that the neck of the jug was too narrow. Then he tried to push the jug to tilt for the water to flow out, but the jug was too heavy. The crow thought hard for a while. Then looking around it, he saw some pebbles. He suddenly had a good idea. He started picking up the pebbles one by one, dropping each into the jug. As more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising. Soon it was high enough for the crow to drink. His plan. जिसकी लाठी उसकी भींस कहानी एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वो एक नदी की किनारे पानी पी रहा था। थोड़ी फासले पर एक छोटा सा मेमना, भीड़ के बच्चा, भी अपनी प्यास बुझा रहा था। मेमने को देखकर भेड़िए के मन में पानी आने लगा। उसने इसे मारने का कोई बहाना सोचा। वो दौड़कर भीड़ के बच्चे के पास गया और कहा, तुम पानी को गंदा क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं पानी पी रहा हूं? मेमने ने जवाब दिया कि जनाब, पानी आपके तरफ से मेरी तरफ बह रहा है। मैं उसे आपके लिए कैसे गंदा कर सकता हूं? भेड़िए ने एक और बहाना ऐजाद करने का सोचा और सुख्ती से पूछा कि तुमने पिछले साल मुझे क्यों गाली दी थी? मेमने ने मासूमियत से जवाब दिया कि वो पिछले साल भी पैदा नहीं हुआ था। भेड़िया गुस्से से धाड़ता हुआ बोला कि फिर यकीनन तुम्हारी बाप या तुम्हारी मां ने मुझे गाली दी होगी। ये कहकर भेड़िए ने उसको मार डाला और कहा गया, नतीजा इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिसकी लाठी उसके भींस। एक जंगल के बड़े हिस्से पर भेड़ियों की हुकूमत कायम थी और एक छोटे से हिस्से पर भेड़ों की। दोनों मौका बा मौका किसी बात पर लड़ाई करते हुए पाए जाते थे। भेड़िए खूंखार और ताकतवर थे, लेकिन भेड़ों ने अपनी हिफाजत के लिए कुत्ते पाल रखे थे। जब भेड़िए इन पर हमला करते तो ये कुत्ते उनका मुकाबला करते और उनको भगा देते थे। कुत्तों की वजह से भेड़ें महफूज थीं। जब भेड़ियों और भेड़ों की आपस में लड़ाई करते तो एक मुद्दत गुजर गई तो जंगल के चंद दूसरे बड़े जानवरों ने बीच में बढ़कर दोनों की सुलह करवा दी। तय पाया कि दोनों तरफ से ऐसी जमानत दी जाए कि अमन कायम रहे। भेड़ियों ने तजवीज़ पेश की कि वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज बच्चे जमानत के तौर पर भेड़ों के सपुर्द कर देंगे और भेड़ें अपने कुत्ते हमारे हवाले कर दें। ये बात भेड़ियों को भी पसंद आई और भेड़ों को भी, और मायदा तय पा गया। भेड़ों ने अपने कुत्ते भेड़ियों को दे दिए और भेड़ियों ने अपने बच्चे भेड़ों के हवाले कर दिए। अभी तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि भेड़ियों के बच्चों ने अपनी माओं को याद करके रोना शुरू कर दिया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इनकी आवाज़ें सुनकर भेड़िए दौड़े दौड़े आए और गुस्से में भेड़ों से कहा, तुम सुलह की खिलाफ वर्जी कर रही हो, आखिर हमारे बच्चों को क्यों मारा तुमने? भेड़ियों ने कहा, जनाब ऐसा नहीं है, ये तो खुद ही चीख पुकार कर रही हैं। उन्होंने हमारी नींदें खराब कर दी हैं। भेड़ियों ने चीख कर जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है? ये तो जब ही चीखती हैं जब इन्हें कोई तकलीफ पहुंचाता है। ये कहकर उन्होंने फौरन मायदा तोड़ दिया और मिलकर भेड़ों पर हमला कर दिया। कुत्ते इनके पास नहीं थे कि इनकी हिफाजत करते। जरा सी देर में भेड़िए सारी भेड़ों को मारकर खा गए। Once two friends were walking through the forest. They knew that anything dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other that they would remain united in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree, but the other one did not know how to climb. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a dead man. The bear came near the man lying on the ground. It smelt in his ears and slowly left the place, because the bears do not touch the dead creatures. Now the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, "Friend, what did the bear tell you into your ears?" The other friend replied, "The bear advised me not to believe a false friend."
One bright day in late autumn, a family of ants were bustling about in the warm sunshine, drying out the grain they had stored up during the summer, when a starving grasshopper, his fiddle under his arm, came up and humbly begged for a bite to eat. "What?" cried the ants in surprise. "Haven't you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all last summer?" "I didn't have time to store up any food," whined the grasshopper. "I was so busy making music that before I knew it, the summer was gone." The ants shrugged their shoulders in disgust. "Making music, were you?" they cried. "Very well, now dance." And they turned their backs on the grasshopper and went on with their work. There's a time for work and a time for play. एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक छोटी से लड़की रहते थे। लड़के बहुत खूबसूरत थे। इसके बदकिस्मती कि उसकी वालिदा फौत हो गई थे और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थे। लड़की के सौतेले माँ बहुत जालिम थे। इसकी 2 बेटियां भी थीं। ये तीनों बेचारी लड़की पर बहुत जुल्म करते हैं और उसकी तहकीर का मौका हाथ से जाने न देते हैं। तीनों उसे संड्रेला के नाम से पुकारते हैं। कुछ है दिन बाद सब उसको संड्रेला के नाम से बुलाने लगे, यहां तक कि उसके वालिद को भी उसका असल नाम याद न रहा और वो भी संड्रेला है कहकर बुलाने लगा। एक रोज उनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मिल्की को शहजादी के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को इसमें मदऊ किया ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। दावत नामा देखकर संड्रेला की दोनों सौतेले बहनों ने इस पर खूब तंज किया और कहने लगे, तुम तो इस दावत में नहीं जा सकोगे क्योंकि न तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और न है तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस शानदार तकरीब में जा सको। ये बातें सुनकर संड्रेला को बहुत दक हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। आखिरकार दावत वाले दिन दोनों सौतेले बहनों ने संड्रेला को कहा कि वो दावत में जाने के लिए तैयार होने में इन दोनों की मदद करे। संड्रेला ने दोनों की तैयारी में मदद की। बहुत सा मेकअप करके और नई कपड़ी पहनकर भी वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे जितने अच्छे संड्रेला अपने पौटे पुराने कपड़ों में बगैर मेकअप की थे। ये देखकर दोनों बहनें गुस्से में पांव पटकते शाह महल की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद संड्रेला उदास और गमगीन बैठी थे कि एक परी उसके पास आई और बोले, मैं तुम्हारी नगबान परी हूं, तुम उदास मत हो, तुम जरूर शाही महल वाली दावत में जाओगे। संड्रेला ने कहा, यह कैसी हो सकता है, मेरे पास न तो अच्छे कपड़े हैं और न है कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बागीचे में जाओ और एक बड़ा सा कुदू तोड़ कर ले आओ। संड्रेला परी के कहने पर अपनी बागीचे से सबसे बड़ा कुदू तोड़ कर ले आए। परी ने कुदू लेकर जादू की छड़ी लहराई तो वो एक खूबसूरत बघी में तब्दील हो गया। अब परी ने किचन से 2 चूही पकड़े और उनको छड़ी लहराकर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बघी में जोत कर परी ने एक और मोटा सा चौहा पकड़ा और जादू के जोर से उसको बघी का कोचवान बना दिया। संड्रेला खड़ी हैरत से ये सब देख रही थे कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू के छड़ी लहराए। अब संड्रेला के जिस्म पर खूबसूरत झलमल करता रेशमी लिबास था और मेकअप हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी संड्रेला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ और हां, देखो रात 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना क्योंकि इस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। संड्रेला ने परी से वादा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में संड्रेला के खूब पज़राए हुए। लोगों ने दिल कहोल कर उसके हुस्न की तारीफ की। यहां तक कि संड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी उसे न पहचाना। कुछ देर बाद शहजादा संड्रेला के पास आया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? संड्रेला उठकर शहजादी के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करती रही। अचानक संड्रेला को याद आया कि 12 बजने वाली हैं और इस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। ये याद आती है संड्रेला ने शहजादी से हाथ छड़ाया और बाहर की तरफ भागी। शहजादी ने संड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन संड्रेला ने इसकी एक न सुनी। ये देखकर शहजादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहजादा बहुत मायूस हुआ क्योंकि उसकी ख्वाबों की रानें वहां से जा चुकी थी। शहजादी ने यह न देखा कि वहां एक गरीब लड़की पहटी पुराने कपड़ों में मलबूस हाथ में बड़ा सा कुदूली खड़ी थी और 3 चूही इसकी अर्धगर्द भाग रही थी। दरअसल रात की 12 बज चुकी थी और परी का जादू खत्म हो गया था। शहजादा मायूसी के आलम में महल के अंदर वापस जाने लगा,
तो उसे सीढ़ियों पर एक शीशे की तरह शफाफ, चमकदार, खूबसूरत, नर्म व नाजुक जूता नजर आया। उसने जूता उठा लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी इस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थीं, जिसने आधी रात तक शहजादी के साथ डांस किया था और उसके जाने के बाद शहजादी ने महफिल खत्म कर दी थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी इस लड़के की खुशकिस्मती के मुताल्लिक गफ्तगू कर रही थीं कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। आन में से एक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो शहजादा बाहर खड़ा था और उसके साथ एक मुलाजिम था जिसने हाथ में एक प्लेट पकड़े हुए थी। उस प्लेट में मुखमल में लपटा नाजुक सा जूता रखा था। उसने कहा, जिस किसी के पांव में ये जूता पूरा आ जाएगा वो है शहजादी की दुल्हन बनेगी। ये सुनते हैं दोनों सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन उनके पांव इतनी मोटी और बेहदी थी कि वो जूता उनके पांव में आया ही नहीं। दोनों की नाकाम कोशिश के बाद सिंड्रेला ने आगे बढ़कर शहजादी से पूछा, क्या मैं ये जूता पहन कर देखूं? शहजादी ने मुलाजिम को इशारा किया और उसने जूता सिंड्रेला को दे दिया। सिंड्रेला ने जूता जमीन पर रखकर उसमें पांव डाला तो बड़ी आराम से उसे पहन लिया। शहजादी ने गौर से उसका चेहरा देखा तो कहने लगा, बेशक ये वही ही मेरे ख्वाबों की रानी जिसकी तलाश में मैं सरगर्दा था। शहजादी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? सिंड्रेला ने फौरन हामी भर ली। दूसरी ही रोज सिंड्रेला और शहजादी की शादी हो गई और हाँ, इस शादी में सिंड्रेला की सौतीली बहनों ने भी शिरकत की। अली और अम्र बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों अकठी स्कूल जाते और अकठे खेलते थे। वो स्कूल का काम भी एक साथ करते थे। अली की हमेशा उम्र से इम्तिहान में ज्यादा नंबर आते थे और हमेशा की तरह उस बार भी अली की उम्र से ज्यादा नंबर आए। अली इस बात पर बहुत खुश हुआ और वो थोड़ा मगरूर हो गया। उमर जब अली को स्कूल का होमवर्क करने के लिए बुलाता तो अली आने से इनकार कर देता। वो समझने लगा कि वो बहुत ज़हीन है, वो हमेशा उमर से ज्यादा नंबर लाता है और वो अब नहीं भी पढ़ाई करेगा तो उसके नंबर आ जाएंगे। अधर सालाना इम्तिहान सिर पर थे। उमर अली के लिए बहुत परेशान था क्योंकि अली इम्तिहान की तैयारी पर जरा तवज्जो नहीं दे रहा था। उमर के कहने पर वो कहता कि वो न पढ़कर भी इससे ज्यादा नंबर हासिल कर लेगा। उमर को यह सुनकर बहुत दका हुआ, लेकिन वो दिल लगाकर इम्तिहान की तैयारी करता रहा। इम्तिहान के बाद जब नतीजा आया तो उमर बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ और अली फेल हो गया। अली बहुत अफसरदा और शर्मिंदा था। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने गुरूर में आकर खुद के साथ साथ अपने दोस्त के साथ भी गलत किया। उमर को अपनी मेहनत का पहल मिल चुका था, लेकिन उसी अली के लिए भी दक हो रहा था। उधर अली ने उमर से मुआफी मांगे और उसने अल्लाह तालिया से भी मुआफी मांगे कि वो इंदा कभी गुरूर नहीं करेगा और दिल लगाकर मेहनत करेंगे।